कहानी की शुरुआत में दिखाया गया है कि बचपन में फैंग लैंग एक छोटे से पपी के पीछे भागते हुए सड़क पर पहुंच जाता है। तभी वहां एक गाड़ी आ जाती है जो उसे टक्कर मारने वाली होती है। फैंग लैंग को बचाने के प्रयास में उसकी मां बीच में आ जाती है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस दर्दनाक घटना में उनकी जान चली जाती है। यह फैंग लैंग के लिए एक बेहद दुखद अनुभव था। घटना के दौरान बारिश शुरू हो जाती है और फैंग लैंग अपने आंसुओं के साथ बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब वह होश में आता है तो अपनी मां के बारे में पूछता है। उसके पिता उससे सवाल करते हैं कि क्या उसे पिछली रात की घटना याद है, लेकिन फैंग लैंग को कुछ भी याद नहीं होता। डॉक्टर बताते हैं कि सदमे की वजह से उसकी याददाश्त जा चुकी है और उसे यह सब याद दिलाना फिलहाल सही नहीं होगा। वर्तमान में फैंग लैंग के पिता उससे कहते हैं कि उन्होंने उसे चीटिंग वाली कहानी इसलिए सुनाई थी ताकि वह अपना जीवन बिना किसी बोझ के जी सके। पिता यह भी स्वीकार करते हैं कि उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह बात फैंग लैंग को इतना प्रभावित करेगी। फैंग लैंग गुस्से और दुख के साथ जवाब देता है कि क्या उसकी मां की मौत उसके कारण हुई थी। पिता उसे सांत्वना देते हुए समझाते हैं कि उस घटना में किसी की गलती नहीं थी। वे केवल यही चाहते हैं कि फैंग लैंग अपना जीवन खुशहाल तरीके से जिए। इस पर फैंग लैंग अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और अपने पिता को गले लगाकर रो पड़ता है। फैंग लैंग और सावकी एक साथ समय बिता रहे होते हैं। इस दौरान फैंग लैंग सावकी को धन्यवाद देता है। सावकी मुस्कुराते हुए कहती है, चाहे तुम्हारी याददाश्त वापस आए या नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फैंग लैंग इस बात से खुश हो जाता है। इसके बाद सावकी अचानक कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह सुनकर फैंग लैंग थोड़ा हैरान होता है और पूछता है, तुम यह बात गंभीरता से कह रही हो, है ना? सावकी हंसते हुए जवाब देती है, मैंने तुम्हें कई बार यह बात बताई है। तुम्हें अब इसकी आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि यह सच है। फैंग लैंग इस बात से भावुक हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। उसी समय जियांग वहां आता है और यह सब देख लेता है। वह गुस्से से भर जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ याओ अमेरिका से लौटती है और सिद्धा के लिए कुछ उपहार लेकर आती है। हालांकि सिद्धा उन उपहारों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता, लेकिन जब वह नट्स देखता है तो कहता है, ये तो फैंग लैंग को पसंद आएंगे। याओ यह सुनकर सवाल करती है, क्या तुम फैंग लैंग से मिले थे? सिद्धा जवाब देता है, हाँ, मैं अभी उससे मिलकर आ रहा हूँ। इस पर याओ नाराज हो जाती है और अपने गिफ्ट्स उठाकर वहां से चली जाती है। गुस्से में याओ कम को कॉल करती है और कहती है, अगर फैंग लैंग और सिद्धा बार बार मिलते रहे तो उनका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। कम सहमति जताते हुए कहता है, अगर ऐसा हुआ तो सिद्धा फैंग लैंग को फिर से सीईओ बना देगा। याओ कहती है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे पता चला है कि फैंग लैंग को याददाश्त की समस्या है। अगर यह बात निवेशकों को पता चली तो वे उसे सीईओ बनाने का समर्थन नहीं करेंगे। अगले दृश्य में साकी एक नई खुशबू तैयार करने में व्यस्त होती है। वह अलग अलग सुगंधों को मिलाकर एक परफ्यूम बनाती है। जब फैंग लैंग उस परफ्यूम को सूंघता है तो वह उत्साहित होकर कहता है, यह वही खुशबू है जिसे हमने पहले महसूस किया था। यह सुनकर फैंग लैंग बेहद खुश हो जाता है। उसी समय हैन वहां आता है और तनाव में नजर आता है। फैंग लैंग उससे पूछता है, क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? दूसरी ओर याओ और कांग एक मीटिंग का आयोजन करते हैं। यह योजना बारिश के दौरान बनाई जाती है और वे कुछ महिला क्लाइंट्स को भी बुलाते हैं। उनका विचार है कि बारिश की वजह से फैंग लैंग घबरा जाएगा और क्लाइंट्स के नाम भूल जाएगा। लेकिन बारिश देखकर फैंग लैंग समझ जाता है कि यह सब एक साजिश है। मीटिंग में पहुंचने के बाद याओ कहती है, तुम्हें मुझे सभी क्लाइंट से मिलवाना चाहिए क्योंकि अब मैं भी इस कंपनी का हिस्सा हूँ। बारिश शुरू होते ही फैंग लैंग असहज हो जाता है और थोड़ा घबरा जाता है। याओ सबके सामने कहती है कि फैंग लैंग को याददाश्त की समस्या है और वह महिला क्लाइंट्स के नाम नहीं बता पाएगा। उनकी योजना काफी चालाकी से बनाई गई थी। यह सुनने के बाद क्लाइंट्स वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी साकी फैंग लैंग का हाथ थाम लेती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। जैसे ही साकी फैंग लैंग का हाथ पकड़ती है, फैंग लैंग को सभी क्लाइंट्स के नाम याद आ जाते हैं। इसके बाद वह खड़ा होकर सभी क्लाइंट्स को याओ से मिलवाता है। इससे सभी क्लाइंट्स प्रभावित हो जाते हैं और योजना विफल हो जाती है। फैंग लैंग कहता है, मुझे याददाश्त खोने की कोई समस्या नहीं है। यह सुनकर आसपास के लोग सोचते हैं, क्या यह सच बोल रहा है या कुछ छिपा रहा है? तभी मीटिंग में मिस्टर शी आते हैं और सभी निवेशकों से कहते हैं, फैंग लैंग सीईओ बनने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है।
याओ गुस्से में जवाब देती है, आप यह निर्णय अकेले कैसे ले सकते हैं। मिस्टर शी शांत भाव से कहते हैं, कंपनी के सभी बड़े फैसले मैं करता हूँ क्योंकि यह पूरी तरह मेरी कंपनी है। याओ यह सुनकर नाराज हो जाती है और मीटिंग छोड़कर चली जाती है। इसके बाद फैंग लैंग परफ्यूम लॉन्चिंग की योजना के बारे में बताता है और सभी से तैयारी शुरू करने के लिए कहता है। मीटिंग खत्म होने के बाद साओकी फैंग लैंग के पास आती हैं, उसे गले लगाती हैं और कहती हैं, आज का दिन बहुत खास था। फैंग लैंग मुस्कुराते हुए कहता है, आज मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जो अब तक नहीं हुआ था। वह दरअसल उस शादी की बात कर रहा था जो उसकी और साओकी की हुई थी। साओकी तुरंत विषय बदलते हुए कहती हैं, तुम्हें फिलहाल सिर्फ परफ्यूम लॉन्चिंग पर ध्यान देना चाहिए। उसी समय फैंग लैंग और साओकी को ली और जुबो का कॉल आता है। वे बताते हैं कि उनका ब्रेकअप हो गया है। फैंग लैंग तुरंत ली से मिलने जाता है। ली उदासी भरे स्वर में कहता है, जुबो ने मेरे साथ गलत किया। उसने मुझे छोड़ दिया और मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कभी अपनी कला पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। फैंग लैंग उसे सांत्वना देता है और स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। फैंग लैंग ली से पूछता है, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? ली उदासी भरे स्वर में कहता है, जब मैं जुबो के लिए एक पेंटिंग बना रहा था, वह आर्ट गैलरी में आई और बिना किसी खास वजह के कहने लगी कि हमें अब अलग हो जाना चाहिए। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ और कहे बिना वहां से चली गई। मेरी पेंटिंग भी मेरे हाथ से गिरकर टूट गई। फिर ली भावुक होकर बोलता है, क्यों लोग दूसरों का दिल तोड़ देते हैं? क्या यह सब करना मजेदार होता है? इसके बाद वह चुप हो जाता है, जैसे अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी तरफ साओकी और जुबो एक बातचीत में व्यस्त हैं। साओकी कहती हैं, तुमने ली के साथ जरूरत से ज्यादा कठोरता दिखाई। जुबो जवाब देती है, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था कि अगर किसी के साथ ब्रेकअप करना हो तो उसे इस तरीके से कहना चाहिए। साओकी नाराज होकर कहती हैं, इंटरनेट की हर बात पर भरोसा मत किया करो, खासकर रिश्तों के मामले में। जुबो इस बात से परेशान नजर आती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। उधर ली अपने आंसू नहीं रोक पाता। यह देखकर फैंग लैंग उसे सांत्वना देते हुए कहता है, तुम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हो। अगर तुम्हें उससे सच में प्यार है तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और उसे मनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही तुम्हें असली खुशी देगा। इसके बाद फैंग लैंग हंसते हुए मजाक करता है, वैसे सोचो, अगर तुम्हारी जैसा पार्टनर हो तो कोई ब्रेकअप क्यों करेगा? तुम इतने अच्छे हो। साओकी, जो पास में खड़ी थी, कहती है, अगर तुम्हें अपनी समस्याओं का हल नहीं मिल रहा तो जियान के पास जाओ, वह तुम्हारी मदद कर सकता है। लेकिन जुबो गुस्से में कहती है, पता नहीं क्यों, पर मेरे दिल में यह सब बातें बार बार क्यों आ रही हैं? शायद मैं खुद कंफ्यूज हूँ। अगले दृश्य में परफ्यूम लॉन्च सेरेमनी शुरू होती है। फैंग लैंग सभी को नए परफ्यूम के बारे में जानकारी देता है और उसकी खासियतों को समझाता है। सभी लोग इस परफ्यूम की तारीफ करते हैं और फैंग लैंग इसे अपनी टीम की मेहनत का नतीजा बताता है। एक पत्रकार फैंग लैंग से सवाल करता है, आपने इस परफ्यूम को तैयार करने के लिए एक नए व्यक्ति को क्यों चुना, जिसके पास इस क्षेत्र का अनुभव नहीं था? फैंग लैंग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, इस परफ्यूम के पीछे साओकी की मेहनत है। जितना यह प्रोजेक्ट मेरे लिए खास है, उतना ही उनके लिए भी। उनकी लगन ने इसे संभव बनाया है। साओकी यह सुनकर बेहद खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ जियांग यह सब देखता है और भीतर ही भीतर प्रसन्न होता है, क्योंकि हार्मोन एलिमेंट्स अब उनके पास हैं और उन्हें अपने ग्रह पर लौटने का मौका मिल गया है। जब इवेंट खत्म होता है, साओकी फैंग लैंग को वह परफ्यूम भेंट करती हैं जो उन्होंने खुद बनाया था। साओकी मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैंने इसका नाम तुम्हारे नाम से प्रेरित होकर रखा है, कूल फ्रॉम इनसाइड, वार्म फ्रॉम आउटसाइड। यह सुनकर फैंग लैंग बेहद खुश हो जाता है। इसके बाद साओकी मजाकिया अंदाज में कहती हैं, अब तुम्हें भी मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहिए। फैंग लैंग उन्हें बैठने को कहता है और फिर उनके लिए एक गीत गाता है। साओकी गाने से प्रभावित होकर बहुत खुश हो जाती हैं। वह उत्सुकता से पूछती हैं, इस गाने का नाम क्या है? फैंग लैंग जवाब देता है, डेस्टिनी लवर। यह वही नाम था जो उनके परफ्यूम का भी था। इसे सुनकर साओकी की खुशी और भी बढ़ जाती है। इसके बाद साओकी जियांग से मिलने जाती हैं और उसे हार्मोन एलिमेंट सौंप देती हैं। जियांग इसे पाकर बेहद उत्साहित हो जाता है और कहता है, अब हमारा मिशन पूरा हो गया है। हम आज रात ही अपने ग्रह पर लौट सकते हैं। हालांकि साओकी शांत स्वर में कहती हैं, मुझे यहीं रुकना है। यह सुनकर जियांग चौंक जाता है। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।